Good afternoon, everyone. Once again, I welcome you all in this lecture on general linear model, which is not a new lecture, but it is just a continuation where we left our last lecture on the last term. On the last term, we were discussing about the general linear model, what basically is meant by general linear model, and some of the assumptions of the general linear model. पिछले टर्म पे हम लोग जनरल लीनियर मॉडल का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें आपको हमने बताया था कि जनरल लीनियर मॉडल है क्या, और स्पष्ट किया था कि ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का एक्सटेंशन है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में हमने 3 वेरिएबल लिए थे, एक डिपेंडेंट था, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और उसका एक्सटेंशन है यहाँ पे k-1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कुल k वेरिएबल्स हो गए और n ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी n ईयर्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। और वो जनरल लीनियर मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका तरीका भी हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। वो रजिस्टर आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन दैट रजिस्टर so that you know where you were and now where we are going, or where we are going to take our next part of this lecture. तो पिछले टर्न पे हम लोग कहाँ थे आप अपने रजिस्टर में देख सकते हैं, और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि GLM एक्सटेंशन है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का, और दूसरी बात यह है कि k-1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है, टोटल k वेरिएबल्स हो गए, और k नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हैं जो डिटरमिन करने हैं, एक कांस्टेंट टर्म है और k-1 रिग्रेशन कोफिशिएंट है जो β2, β3, βk के साथ एसोसिएटेड है। और इसके साथ ही हमने आपको ये बताया था कि जब वेरिएबल ज़्यादा हो जाए, 3 से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग उसको मैनुअली या कैलकुलेटर से कंप्यूट करने में बड़ी दिक्कत होती है। और आजकल सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर से आप जो भी आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है जहाँ 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, या 3 भी हैं, 1 भी है, तो आप उन सॉफ्टवेयर से एस्टिमेट कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक जॉनस्टन ने या दामोदर गुजराती ने, इन लोगों ने मैंने देखा कि ईव्यूज का इस्तेमाल किया हुआ है, और आप ईव्यूज डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। 6 मंथ्स फ्री पैकेज है स्टूडेंट का, या कोई और सॉफ्टवेयर है, SPSS है या स्टैटिस्टिका है या मिनीडेव है, किसी एक को आप डाउनलोड करके अपना पहले चलाना सीख लें सॉफ्टवेयर को, और फिर आप उस पर रिग्रेशन या जो भी आपको रन करना है वो रन कर सकते हैं। आज के तारीख में इकोनोमेट्रिक्स जब आप हायर एकेडमिक्स में जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके अलावा भी आप अगर कोई नीति आयोग या योजना भवन जो राज्य सरकार के दफ्तर है या इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिवीजन है, वहाँ पे भी बगैर सॉफ्टवेयर के आपका काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। जनरल लिनियर मॉडल में इसके बाद मैंने बताया आपको कि एजम्पशंस हमने डिस्कस किए थे। तो पहले आपको बेसिक फॉर्मेट बता दिया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में GLM कैसे एक्सप्रेस करते हैं, y = xp + u, और फिर कुछ assumptions u से रिलेटेड हैं और अदर assumptions हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहला assumption हमने डिस्कस किया था, मीन ऑफ द एरर टर्म इज 0, एक्सपेक्टेड u 0।
इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव वैल्यूज है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज है। जब मीन निकालेंगे एरर टर्म का तो वो 0 आएगा। और दूसरा assumption था एक्सपेक्टेड यू ट्रांसपोज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। यानी जब आप रैंडम टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब रैंडम टर्म्स आप सेम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्क्वायर लेंगे तो वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर वैल्यू आए। तो एक्सपेक्टेड यू डैश सिग्मा स्क्वायर, ये दो assumptions को एक साथ डिस्कस करता है कि मेन डायगोनल में सिग्मा स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, यानी देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडस्टिसिटी। और ऑफ डायगोनल टर्म जो है वो 0 है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। एक्सपेक्टेड यू आई यूजे 0। तो एक्सपेक्टेड यू आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड यू आई यूजे 0, no problem of autocorrelation and no problem of heteroscedasticity. Absence of heteroscedasticity implies homoscedasticity. Homo means same, scedasticity scatteredness, same scatteredness around mean value. So presence of homoscedasticity or absence of heteroscedasticity and absence of autocorrelation, both. इन दो assumptions, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स का जो भी डेवलपमेंट आगे है वो एरर टर्म को लेके ही है, इसलिए एरर टर्म से रिलेटेड जितने assumptions हैं और जो अदर assumptions हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फोकस हम लोग इसलिए बार बार करते हैं कि assumptions एक तरह से हैमर करके आपके दिमाग में बैठा दिया जाए। तो अगर आप कई बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। और इन assumptions जो आपसे हमने अभी डिस्कस किए हैं दो, इनके आगे कुछ और assumptions हैं। assumption 3 यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। assumption 3 है कोवेरियंस XU इज इक्वल टू 0 या एक्सपेक्टेड XU इक्वल टू 0। कोवेरियंस XU इक्वल टू 0 का मतलब सिर्फ इतना है कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन XI UI। कोरिलेशन होता है कोवेरियंस XU अपॉन अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ X अंडर रूट वेरियंस ऑफ U। तो कोवेरियंस XU 0 मतलब कोरिलेशन बिटवीन X एंड U 0। ये RXU equal to covariance XU upon variance of under root variance of X under root variance of U। तो जब हम ये कह रहे हैं कोवेरियंस XU 0 है तो कोरिलेशन बिटवीन X एंड U इज 0, यानी देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन U एरर टर्म एंड द इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, उनमें आपस में कोई सहसंबंध नहीं U में और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। और ये assumption तभी होल्ड कर सकता है जब, तो सिंपल लैंग्वेज में कोवेरियंस XU 0 मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द रैंडम वेरिएबल और द रैंडम टर्म। कोई कोरिलेशन नहीं। पहली बात आप नोट कर लें, the covariance XU 0 means there is no correlation between X and U, explanatory variable and the random variable। दूसरी बात ये कि assumption तभी होल्ड करेगा when X is a set of fixed numbers। This assumption will only hold when you assume that X is a set of fixed numbers। X जो है वो fixed numbers का सेट है, क्योंकि अगर आप X फिक्स मान लेंगे सेट ऑफ फिक्स नंबर्स तो X को आप एक्सपेक्टेड XU से बाहर ले सकते हैं, और अगर ये फिक्स नंबर नहीं है तो फिर आप X को बाहर नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है,
This assumption holds if and only if x is a set of fixed numbers, because only then x could be factored out. x को आप factor out कर सकते. And we can write expected xu as x expected u. और x expected u का मतलब है जीरो, क्योंकि expected u जीरो है, मीन एरर टर्म का जीरो है. तो covariance xu zero means x is a set of fixed numbers also. पहली चीज, there is no correlation between x and u, and this is only possible when you assume x is a set of fixed numbers. और दूसरे पैरा में यहाँ लिखा importance of this assumption is that u affects y but does not affect x. यानी u y को तो इन्फ्लुएंस कर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा. और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा तो x जो है वो पूरी तरह से y में चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. Then x will not be in a position to explain all changes occurring in y. So, in order that x should fully explain the changes in y, it is mandatory that u and x should be uncorrelated, should be orthogonal. और वही चीज यहाँ लिखी है, रैंडम टर्म u इन्फ्लुएंस वेरिएबल y but does not influence x. x को नहीं इन्फ्लुएंस करता. Implies that regression coefficient associated with x fully explain the changes in y. यानी जो x है वो y में changes को explain कर रहा है, और नहीं तो वो y में changes को explain पूरी तरह से नहीं कर पाएगा. While effect of all other factors is not captured by the variable x. यानी उसके अलावा जो और फैक्टर्स इन्फ्लुएंस y को कर रहे हैं वो u कैप्चर करेगा, x नहीं कैप्चर करेगा, x नहीं करेगा. rather it is captured by the variable u, वो लिखा हुआ है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है. कोवेरियंस एक्स यू जीरो, यानी यू एक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा और यू वाई को इन्फ्लुएंस कर रहा. और इसका अर्थ यह है कि वाई में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मैक्सिमम एक्स एक्सप्लेन करेगा, और जो अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस हैं जो रह जाते हैं वो यू कैप्चर करेगा. अब यू में बहुत सी चीजें, एवरेज इफेक्ट ऑफ ऑल लिमिटेड वेरिएबल्स उसमें है, एरर टर्म से रिलेटेड कोई एरर है तो वो भी उसमें है, मेजरमेंट एरर है या एग्रीगेशन एरर है, सब यू आई एब्जॉर्व कर रहा. तो ये इंपॉर्टेंट असम्पशन है कि कोवेरियंस एक्स यू जीरो मीन्स दैट एक्स इज अ सेट ऑफ फिक्स्ड नंबर. X is a set of fixed numbers. अब assumption 4 पे आते हैं. assumption 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट assumption है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स X must be K. बहुत इंपॉर्टेंट assumption, ध्यान से सुनिएगा. रैंक ऑफ मैट्रिक्स X must be K, यानी जो मैट्रिक्स X है उसकी रैंक K होनी चाहिए, K से कम नहीं होनी चाहिए. रैंक ऑफ मैट्रिक्स X मस्ट बी K. जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या टोटल कोफिशिएंट जो हमें एस्टिमेट करने या जो टोटल पैरामीटर्स एस्टिमेट करने, उसके बराबर रैंक मैट्रिक्स होनी चाहिए. अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए, यहाँ लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ दिस assumption implies that if rank of matrix X is less than K, then X transpose X will not be a symmetric matrix. ध्यान से सुनिएगा कि इस assumption का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर X मैट्रिक्स की रैंक K से कम है, X मैट्रिक्स की रैंक
k से कम है तो x ट्रांसपोज x, यानी जब आप मैट्रिक्स x को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी अगर रैंक k से कम है। तो x ट्रांसपोज x विल नॉट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और अगर सेम नंबर ऑफ रोज कॉलम नहीं है तो x ट्रांसपोज x इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इनवर्स निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से आपको डिवाइड करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर नहीं निकलेगी। तो अगर x ट्रांसपोज x सिमेट्रिक नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो जो एस्टिमेट्स है रिग्रेशन मॉडल के वो इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो रैंक है वो k होनी चाहिए, और रैंक k से कम है तो x ट्रांसपोज x विल नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर x ट्रांसपोज x सिमेट्रिक नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, x ट्रांसपोज x का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो जो पैरामीटर्स हैं या उनके जो एस्टिमेट्स हैं वो इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे। और वो इनडिटर्मिनेट ना हो इसलिए ये जरूरी है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी k से कम नहीं होना चाहिए। अब ये जो बात कही कि x ट्रांसपोज x सिमेट्रिक है, इसको आप समझ सकते हैं। मैंने क्यों कहा सिमेट्रिक है, इसलिए कहा कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n रोज है और k कॉलम्स है, तो n बाई k ऑर्डर की है। मैट्रिक्स x किस ऑर्डर की है, n बाई k, n रोज k कॉलम्स लिखा हुआ है, n रोज है और k कॉलम्स है। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम से, और जब रोज को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांसपोज की रैंक क्या हो जाएगी, k बाई n, k रोज n कॉलम। तो x की रैंक, x का ऑर्डर है n बाई k, x ट्रांसपोज का ऑर्डर है k बाई n। तो अब x ट्रांसपोज x क्या हुआ, x ट्रांसपोज x हुआ k बाई k ऑर्डर, यानी x ट्रांसपोज का जो रो है k और x का कॉलम k, तो x ट्रांसपोज x जो प्रोडक्ट है उसकी रैंक हो जाएगी रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड, यानी k बाई k ऑर्डर। यहाँ लिखा है x ट्रांसपोज x विल बी ऑफ k बाई k ऑर्डर, k रोज k कॉलम, और x ट्रांसपोज x विल शुड बी सिमेट्रिक, और जब वो सिमेट्रिक होगी तभी x ट्रांसपोज x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एस्टिमेट कर सकते हैं। और तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये जरूरी है कि x मैट्रिक्स की रैंक k होनी चाहिए, k से कम है तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा x ट्रांसपोज x का। और अब रैंक कब कम हो सकती है k से, तब कम हो सकती है अगर दो कॉलम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम दो। रैंक k से कम तब हो सकती है व्हेन टू कॉलम्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। यहाँ लिखा दिस असम्पशन therefore strictly required no two columns must be exactly identical। कोई दो कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, नहीं तो रैंक k से कम हो जाएगी।
तो रैंक ए से कम तब होगी जब दो कॉलम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे या दो से ज्यादा, क्योंकि अगर दो कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं तो आप माइनस करेंगे उन दो कॉलम्स को तो एक कॉलम पूरा जीरो हो जाएगा और रैंक उसी कम हो जाएगी। तो अगर दो कॉलम्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब है मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम अकर कर रही है। To avoid this problem of multicollinearity, it is mandatory that rank of matrix X must be K. तो ये मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंडेटरी है कि मैट्रिक्स X की रैंक K से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जितने आपको पैरामीटर्स हैं उतने मैट्रिक्स की रैंक होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर एस्टिमेशन संभव नहीं है, पैरामीटर्स को आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते। और आपको बता दिया है क्योंकि X ट्रांसपोज X इनवर्स का X ट्रांसपोज X का इनवर्स आप नहीं निकाल पाए, तो X ट्रांसपोज X का इनवर्स निकालना है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी K, मस्ट बी K। तो तीन प्रॉब्लम आपकी मैंने डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ हेटेरोसेडस्टिसिटी, एब्सेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन फिट बताया। अब यहाँ पे आपको एब्सेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी बताया है कि कोई दो कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। ये तीन बड़ी समस्याएं हैं जो रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट करते समय एक रिसर्चर फेस करता है। प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसेडस्टिसिटी और प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। हर एक का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन सिंपल भी नहीं है, काफी मेहनत आपको करेगी तब ये प्रॉब्लम से आप उबर पाएंगे। अब हम चलते हैं assumption नंबर 5 पे। assumption 5 क्या कह रहा है ये देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मस्ट बी लेस देन n। यानी जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हैं या टोटल पैरामीटर्स हैं या टोटल एस्टिमेट्स हैं, उनकी संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कम रहनी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ एस्टिमेट्स के मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। वो assumption इसलिए जरूरी है क्योंकि ओनली देन सफिशिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम n-k है, और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप एस्टिमेट की सिग्निफिकेंट टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप टी टेस्ट लगाते हैं तो वहां पर आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए जो समेशन ई स्क्वायर अपॉन n-k है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड करते हैं। और अगर k जो है n से कम नहीं है तो ये नेगेटिव हो जाएगा n-, तो n-, पॉजिटिव तभी है जब n-k से ज्यादा हो और का पर्याप्त ज्यादा हो, पर सफिशिएंटली हाई हो। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मस्ट बी लेस देन n अगर ये नहीं है तो फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिल पाएगी और आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट की और ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट की टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जगह आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। आपको दोनों जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, चाहे ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट हो और चाहे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस हो।
तो इसलिए ये जरूरी है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मस्ट बी लेस देन n, k मस्ट बी लेस देन n, assumption 5 है. Only then sufficient degree of freedom will be available to verify the significance of the regression coefficient and to verify the significance of the overall goodness of it. अब इसके बाद हम लोग ये assumptions होगा. तो सबसे पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज जनरल लीनियर मॉडल. कि जनरल लीनियर मॉडल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का in which there are k minus 1 explanatory variables and 1 dependent variable and another stochastic or random term. और ब्रीफ में हम इनको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स बी प्लस यू. y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, b नंबर ऑफ पैरामीटर्स है. तो जितने टोटल वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे. अब इनको एस्टिमेट कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ लिखा है. थोड़ा यहाँ बताते आपको, ये b1 कैप b2 कैप लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा है क्योंकि हमको यहाँ बाहर से इसे यहाँ पेस्ट करना पड़ रहा स्लाइड के ऊपर, और अगर हम इसको और बड़ा करते फ़ॉन्ट को तो वो जगह बहुत ज़्यादा घेर रहा. तो पूरा ब्लॉक यहाँ पेस्ट होता और ब्लॉक जगह घेरता, और उसको ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ज़्यादा जगह घेरेगा. तो ये आपको माइंड में रखना है कि जो एस्टिमेट्स हैं, जो कैप हैं, इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ इंसर्ट किया गया. और कई बार हम सोचते हैं आगे जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है या कोई और आप पे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो सिंबल्स को एक्सप्रेस करने में बड़ी जटिलता होगी, और अगर जहाँ जटिलता ज़्यादा होगी हम आपको बताते रहेंगे. यहाँ भी बहुत जटिलता है, बड़ी मेहनत पड़ी है स्लाइड को बनाने में. देखने में जरूर छोटी सी है बट इट हैज कंज्यूम्ड लॉट ऑफ आवर्स, क्योंकि एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट कैप को करने में और डॉट वगैरह लगाने में और वेरिएबल्स एक ही जगह स्टैटिक रहें, इन सबको करने में बड़ी आसान काम नहीं थे. तो अब पैरामीटर्स पे एस्टिमेशन पे चलते हैं. लेट b1 कैप b2 कैप डॉट 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 b कैप के बी एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स b1 b2 bk, यानी जो हमारे पैरामीटर्स थे बीटा b1 b2 bk, उनके एस्टिमेट्स है b1 कैप b2 कैप b कैप के. So that b cap is a column vector of k estimates, यानी जो हमारे k estimates हैं b1 cap b2 cap, उसको एक कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स में हम रख सकते हैं b cap से इंडिकेट करके. तो b cap बेसिकली इज अ कॉलम वेक्टर, यहाँ लिखा हुआ है b1 cap b2 cap bk cap. करली ब्रैकेट में बना है, इसलिए हमने आपको बताया जो चीज करली ब्रैकेट में बनी है वो कॉलम वेक्टर है. तो b1 कैप b2 कैप जो है, जो एस्टिमेट्स है पैरामीटर्स के, विच आर द एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स, इसको हम एक कॉलम वेक्टर b कैप से इंडिकेट कर सकते हैं. और वी कैन देयरफॉर राइट GLM जनरल लीनियर मॉडल एस y इक्वल टू एक्स बी कैप प्लस ई. ई एरर टर्म में u की जगह e का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया जब हम लोग एस्टिमेशन पे जाते हैं तो वहाँ हम लोग सैंपल डेटा लेते हैं. इतना भी बड़ा डेटा वो सैंपल डेटा ही कहलाता है. और जब सैंपल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हम u की जगह e करते हैं. तो पॉपुलेशन की जगह सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन है. तो सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन लिखिए y इक्वल टू एक्स बी कैप प्लस ई. ई जो है एरर टर्म है. ई क्या है? ई इज द एरर टर्म. बी कैप कॉलम वेक्टर है एस्टिमेट्स, पैरामीटर्स के एस्टिमेट्स का. एक्स मैट्रिक्स है और y जो है ये कॉलम वेक्टर है इन ऑब्जर्वेशंस का.
और ई एरर टर्म है। अवर ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर टर्म। हमारा ऑब्जेक्ट है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर टर्म है इसको मिनिमाइज करें। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समेशन ई आई स्क्वायर सम ऑफ द एरर टर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ई ट्रांसपोज ई, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आपको बता चुके हैं कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड। और कोई भी हमें प्रोडक्ट लेना है मैट्रिक्स में तो ये नियम लगाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ द अदर। समेशन ई आई स्क्वायर इक्वल टू ई ट्रांसपोज ई, और ई की जगह हम पीछे मैट्रिक्स से लिख सकते हैं y माइनस एक्स बी कैप, और ट्रांसपोज बाहर लगा दिया है ब्रैकेट। अब ई की जगह y माइनस एक्स बी कैप, तो दो ब्रैकेट है y माइनस एक्स बी कैप का होल ट्रांसपोज y माइनस एक्स बी कैप और ब्रैकेट ई ट्रांसपोज ई हो गया। अब ई ट्रांसपोज ई को आप खोल लीजिए ब्रैकेट को, y ट्रांसपोज y आएगा। अब x ट्रांसपोज बी कैप ट्रांसपोज जो है वो आएगा बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अगर ए बी है और उस पूरे का ट्रांसपोज ले ले बाहर तो उलट के चलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि x बी कैप का ट्रांसपोज है तो बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, और साथ में y जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक टर्म और आएगा y ट्रांसपोज x बी कैप। अब y ट्रांसपोज x बी कैप जो है वो भी माइनस में रहेगा, और चूंकि x फिक्स नंबर है, बी कैप एस्टिमेट है, कांस्टेंट है, तो y ट्रांसपोज x बी कैप स्केलर है, और स्केलर का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आपको मिलेगा बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y। बी कैप ट्रांसपोज x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y और बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, और माइनस साइन लग जाएगा तो ये 2 टाइम्स बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y आ जाएगा। यहाँ थोड़ा लिखा मैंने नहीं है क्योंकि मैंने बताया इक्वेशन को बड़ा करने में बहुत दिक्कत है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो x बी ट्रांसपोज है बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y एक टर्म आएगा माइनस साइन, और एक है y ट्रांसपोज x बी कैप। अब ये y ट्रांसपोज x बी कैप स्केलर है एंड इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, ये अपने ट्रांसपोज के बराबर है, और इसका ट्रांसपोज है बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y, और बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y पहले भी एग्जिस्ट कर रहा, माइनस साइन आप बाहर रख लीजिए, 2 टाइम बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y आ जाएगा, और लास्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज माइनस माइनस प्लस बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज x बी कैप। तो इस तरह से ये इक्वेशन आई है, ई ट्रांसपोज ई बराबर है y ट्रांसपोज y माइनस 2 टाइम्स बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y प्लस बी कैप ट्रांसपोज x ट्रांसपोज x बी कैप। क्या ये बता दें जो ट्रांसपोज है बी कैप है या बी कैप का ट्रांसपोज है, x है या x कैप का x ट्रांसपोज है, वो दोनों एक ही मैट्रिक्स है, बस फर्क इतना है कि एक कॉलम वेक्टर एक रो वेक्टर, और कोई फर्क नहीं। तो अब बी कैप ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज में एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं है। जैसे ई ट्रांसपोज ई है तो ये बेसिकली ई आई स्क्वायर है, ये हम कहना चाह रहे हैं।
और ई ट्रांसपोज ई का जब आप डिफ्रेंसिएशन जैसे करेंगे तो 2 टाइम्स ई आई आ जाएगा। तो वैसे बीटा कैप ट्रांसपोज बीटा कैप का जब आप इन्वर्स आप जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। वो नीचे किया है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए बी कैप के रिस्पेक्ट, तो डेल्टा ई ट्रांसपोज ई अपॉन डेल्टा बी कैप, तो वाई ट्रांसपोज वाई 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा है आई कैप के रिस्पेक्ट। ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई, 2 टाइम्स बी ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई, और प्लस हमने आपको बताया एक्स कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स आप बाहर ले लीजिए, बी कैप ट्रांसपोज बी आ जाएगा, वो ई आई स्क्वायर की तरह है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स बी कैप। तो बी कैप ट्रांसपोज और बी कैप एक ही है, वो बी कैप स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और वो हमने लिख दिया है 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बी कैप जब आपने डिफ्रेंशिएट किया। तो इस तरह से ये इक्वेशन में 2 टर्म आएंगे, 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई, 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बी कैप, और ये डिफ्रेंशिएट करने पे आया एरर टर्म को बी कैप के रिस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंस। अब हमें एरर को मिनिमाइज करना है तो इसे हम 0 रखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे हमने 0 रख दिया है, तो आपको ये मिला क्या 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बी कैप, जो आपका राइट हैंड साइड पे टर्म था उसे इधर ले आइए, 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बी कैप इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई, 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ बी कैप बचेगा। राइट हैंड साइड में बचेगा एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ये बी कैप की वैल्यू आएगी। अगर आपको याद हो तो हमने बीटा कैप निकाला था समेशन एक्स आई वाई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो लगभग ये वही चीज है, एक्स आई वाई अपॉन एक्स आई स्क्वायर के बराबर रखा हुआ है। तो बी कैप की ये वैल्यू है, आप बीटा कैप लिखना चाहे बीटा कैप लिख लीजिए, ये आपके ऊपर। तो बी कैप इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए। बीटा कैप का ये मान आएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, इससे आप बीटा कैप एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर आपको अल्फा कैप के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे। आज यहीं पे हम इसको रोकते हैं, और ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जॉनस्टन की, आप सेकेंड एडिशन या फोर्थ कोई ले लीजिए, गुजराती है, पोर्टर गुनाशेखर की है, 5th एडिशन है वो आप ले सकते हैं मैकग्रॉ हिल का, या कोई और किताब अगर आपके पास अच्छी है उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो गुड विशेस टू यू, और अपना फीडबैक हमको देते रहिएगा, ये आपका फीडबैक मिलता है लेकिन बहुत कम लोग देते हैं, लगता है बहुत से लोग वॉच नहीं कर रहे। साथ साथ वॉच कीजिए, नहीं तो लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी। ओके, फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, और आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर एट दिस पॉइंट कि बी कैप की वैल्यू आपको निकाली है, और बी कैप की वैल्यू है एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये फाइनल रिजल्ट है जो आपको जबानी याद होना चाहिए, इसलिए कि अगर आपसे कहीं ऊपर कैलकुलेशन गलती हो जाए तो फाइनल स्टेप पे ये गलती ना हो, वहाँ पकड़ में आ जाए कि ये आना चाहिए। तो गुड विशेस and give me your feedback. Okay, bye.